आज सवेरे उठने के बाद से ही उमा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एसिडिटी भी हो रही थी। लगता है फिर से प्रेगनेंसी। 6 दिन ऊपर हो चले हैं, पीरियड्स भी नहीं आए हैं। प्रेगनेंसी के बारे में सोच कर ही उसका दिल घबराने लगा। धड़कनें तेज हो गई। वो माँ बनना चाहती थी कि 5 साल से सोनी पड़ी उसकी गोद एक बार फिर हरी हो जाए। मगर पिछले 2 बार से उसे जिस पीड़ा और शोक भरे अनुभवों से गुजरना पड़ा था, उसकी याद आते ही उसका मन खिन्न हो गया। कहीं इस बार भी वही सब दोहराया गया तो? हे ईश्वर, रक्षा करना। वो गहरी सांस भरकर बिस्तर पर बैठ गई। गुड़िया और मनोज अभी सोए हुए थे। आज रविवार था, दोनों के लिए देर तक सोने का दिन। माँ जी बड़े ताऊजी के घर गई हुई थी। नवरात्रि चल रही थी। पोते के जन्म की मन्नत पूरी करने के लिए उनके यहाँ देवी का जागरण था। जाते हुए माँ जी प्रसन्न नहीं थी। पता नहीं देवी की हम पर कृपा कब होगी। मुझे पोते का मुंह दिखा दे तो मैं भी जागरण कराऊंगी। देवी माँ की परम भक्ति माँ जी ने कोई मंदिर, कोई उपवास नहीं छोड़ा था। हालांकि घर हर तरह से संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी माँ जी को लगता था कि देवी की उन पर कृपा नहीं है। तभी तो घर में उनके पोते की जगह 5 साल की पोती गुड़िया लिए बैठी थी। उमा की भरी पूरी ससुराल थी। 4 बहुओं में तीसरी थी माँ जी। सबके घर आसपास थे, साझा व्यापार था और रोज का साथ उठना बैठना था। हर घर की रती रती खबर दूसरे के घर को रहती। माँ जी के अनुसार बाकी सब पर देवी माँ की असीम कृपा थी, क्योंकि खानदान की सभी बहुएं बेटी को जन्म दे रही थी, सिवाय उमा के। उसके बाद 2 प्रयासों में लड़के को गर्भ में धारण करने में असफल रही थी, इसलिए उमा उनकी नजरों में हीन व तिरस्कृत थी। बाकी सभी बहुओं ने कैसे गर्भ में आई कन्या का सफाया कर मात्र लड़कों को पैदा करने का गौरव प्राप्त किया है, ये बात उमा से छिपी नहीं थी। वो गर्भ परीक्षण कर लिंग भेद के आधार पर होने वाले गर्भपात की घोर विरोधी थी। आखिर उसके पापा ने उसे और उसकी बहन को बड़े लाड दुलार से पाला है, अतः ऐसी नीच मानसिकता के बीज उसके मस्तिष्क में कभी नहीं पड़े थे। मगर उसकी संपन्न और पढ़ी लिखी ससुराल में तो माजरा ही उल्टा था। कहने को तो पूरा परिवार देवी माँ का परम भक्त था। लगभग रोज ही किसी न किसी घर में देवी माँ के नाम पर कुछ न कुछ कर्मकांड होता ही रहता। मगर जब बात देवी की वास्तविक रूप कन्या के जन्म की होती तो घर के बड़े बूढ़ों के मुंह ऐसे उतर जाते जैसे किसी ने उनकी समस्त संपत्ति छीन ली हो। उमा को जब भी किसी भाभी के गर्भपात की खबर मिलती तो उसका मन घृणा और क्रोध से भर जाता। ऐसा कोई कैसे कर सकता है अपने ही बच्चे के साथ। मगर जब उसने पहली बार गर्भ धारण किया तो समझ में आया कि बेचारी भाभियां का कोई कसूर नहीं था। संयुक्त परिवार में घर के बड़ों का भीषण दबाव को झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं। अच्छे चित हो जाते हैं। फिर घर में एक लाचार पशु सी बंदी बहू की हैसियत ही क्या है, जो अपना विरोध जताकर मुसीबतों को आमंत्रित करे। फिर भी उमा ने हिम्मत नहीं हारी। मनोज प्लीज, ये हमारा पहला बच्चा है, मैं इसे अवश्य जन्म दूंगी। मैं तुम्हारी मनोस्थिति समझता हूँ उमा, ये तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बच्चा है। माँ को तो मना लूंगा, मगर ये जो रिश्तेदारों की फौज आसपास में जमा है, जो आग में घी डालती हैं, उससे कैसे निपटूं? मनोज भी परेशान था। चाहे जो भी हो, मैं सोनोग्राफी नहीं कराऊंगा। जैसा भी हो माँ जी को तुम्हें मनाना ही पड़ेगा, उमा बोली। बच्चे को लेकर उमा किसी भी समझौते को तैयार नहीं थी, अतः एक योजना के तहत उमा मायके चली गई और जब माँ जी को उसके गर्भ की खबर लगी तब तक गर्भपात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पहला बच्चा था, इसलिए उमा की नासमझी का नाटक माँ जी समझ नहीं पाए। फिर गुड़िया का जन्म हुआ था, जिसे माँ जी ने बुझे मन से स्वीकार किया। उसके जन्म पर ना तो कोई जागरण हुआ, ना ही बधाई के गीत गाए गए, मगर उमा और मनोज खुश थे। कोई और करे न करे, वो अपनी नन्ही सी जान को बेहद प्यार करते थे। 2 साल बाद उमा फिर गर्भवती हुई, पर इस बार माँ जी पूरी तरह से सजग थी। वो पहली भूल को किसी भी कीमत पर नहीं दोहराना चाहती थी।
उमा की छोटी से छोटी हरकत पर भी उनकी पैनी नजर थी, वो बच नहीं सकती। माँ की इमोशनल ड्रामे, रोने धोने और क्लेश से बचने के लिए मनोज अनचाहे मन से ही उमा पर दबाव डालने लगा। उमा, माँ को हर बार संभालना मेरे लिए असंभव है। पिछली बार हमारी बात रह गई थी, लेकिन इस बार माँ के मन की ही हो जाने दो। घर का तनाव मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं शांति से जीना चाहता हूँ। घर की हर बात माँ जी रो धोकर नमक मिर्च लगाकर ऐसे पूरे कुटुंब में पेश करती थी, सबकी नजरों में उमा और मनोज की ओर तन जाती। रोज रोज के कलह से बचने के लिए उमा ने भारी मन से परिस्थिति से समझौता कर लिया था। तब से अब तक 2 बार गर्भ हत्या का दंश झेल चुकी उमा फिर से उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई। आप बीती सोच सोचकर उमा का सिर भारी हो चला। वो रसोई में चाय बनाने चल दी। रसोई में काम वाली बाई शगुना बर्तन धो रही थी। चाय बनाते वक्त उमा को मितली आ गई और वो बाथरूम की ओर भागी। का दीदी, कोई खुशखबरी है क्या? शगुना उमा की शारीरिक भाषा से समझ गई थी। उमा ने उसे एक नजर देखा पर कुछ ना कहा। उमा की चुप्पी को हाँ समझकर शगुना ने अपना अंदाजा पक्का मान लिया। चलो अच्छा ही है दीदी, गुड़िया कब तक अकेले खेलेगी? उसे भी तो कोई साथी चाहिए संग खेलने वास्ते। अकेले बच्चे का घर में बिल्कुल जी न लगे है। अच्छा, तेरी कितने बच्चे हैं? उमा ने चाय छानते हुए पूछा। कितने का? बस एक ही बिटिया है मेरी, अब तो सयानी हो गई है, 10वीं में पढ़े है। बताते हुए शगुना का चेहरा गर्व से दमक उठा। क्यों, दूसरा नहीं किया उसके बाद? क्या बताऊं दीदी, इसके जन्म पर ही इतनी कलेश पड़ गई थी घर में। इसके बखत धोखे से डॉक्टरी जांच करा दी मेरी। मैं ठहरी अनपढ़ गंवार, मुझे तो कुछ पता न था। छोरी जान पेट गिराने को पीछे पड़ गए कमीने, मगर मैं तैयार न हुई। भला बताओ दो दीदी, अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ ऐसा करते तो मैं कैसे आती इस दुनिया में? फिर क्या हुआ? उमा उत्सुक थी। होना का था दीदी, मैंने अपनी सास और मर्द को जो खरी खोटी सुनाई, पूछो मत। मैंने साफ कह दिया कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मगर हाथ पैर से सलामत हूँ। कैसे भी करके अपना और छोरी का पेट पाल लूंगी। तेरे दरवाजे पर न आऊंगी रोटी मांगने। मेरी कोख की तरफ आंख उठा के भी देखा तो अच्छा ना होगा। बस मेरी सास ने मुझे घर से निकलवा दिया। और तेरे आदमी ने नहीं रोका तुझे? उमा ने पूछा। वो क्या रोकता, वो तो अपनी माँ का पिछलग्गू था। मैंने भी सोचा परे हटाओ ऐसे मर्द को जो दुख दर्द में अपनी जोरों का साथ ना देकर माँ के पीछे जा छुपे, जो अब काम ना आए, कुछ बुरी पड़े पे क्या काम आएगा। बस दीदी, अब तो खुद कमा खा रही हूँ और बिटिया को पढ़ा लिखा रही हूँ। एक ही बात कहती हूँ, इस दुनिया में कुछ उम्मीद मत करिए, खुद मजबूत बन। उमा शगुना की बातें सुन अवाक रह गई। इस बुराई की जड़ें उसके घर तक ही नहीं, दूर बसी गरीबों की बस्ती में भी फैली थी। तुम लोगों में भी होता है ये सब? उमा ने हैरानी से पूछा। होता क्यों नहीं दीदी, हम ठहरे गरीब, जिस सौदे में सिर पर खर्च आ पड़े वो किसे भाएगा। खैर जाने दो, हम लोगों में तो ये सब चलता ही रहता है। हम अनपढ़ों में कहाँ इतनी अकल कि छोरा छोरी का भेद ना करें। जिस छोरी की किस्मत भली होगी उसे भगवान आप जैसों के घर भेजे हैं। अपनी गुड़िया को ही देख लो, रानी बनकर राज करे हैं घर भर पर। शगुना दर्द भरी आवाज में बोली। शगुना की आखिरी बात उमा के दिल को तीर की तरह भेद गई। इससे क्या पता गुड़िया के अस्तित्व की रक्षा के लिए कितने प्रयत्न करने पड़े थे उसे। बेटियों को मारने का चलन अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे संपन्न परिवारों में है, जो अपना जीवन भगवान की इच्छा से नहीं बल्कि अपनी समीकरणों पर जीना चाहते हैं। क्यों हर तरह से संपन्न परिवार भी लड़की के जन्म को भारी मन से लेता है। पता नहीं वो कौन सी मानसिकता है जो उन्हें अपने ही अंश को नष्ट करने के लिए उकसाती है। उमा चाय लेकर अपने कमरे में आ गई, मगर अब उसे पीने का मन न हुआ। जो कुछ उसके सामने आने वाला था उसके लिए वो अभी तैयार नहीं थी।
शगुना की बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। दिखने में पतली दुबली शील सी काया वाली शगुना, मगर भीतर कितनी हिम्मती, कितनी साहसी है। एक अनदेखे अनजन्मे बच्चे के लिए एक ही झटके में सब कुछ छोड़ दिया। ना समाज की चिंता, न सिर पर छत की फिक्र, न पति का मोह। मुझ में क्यों नहीं है इतनी हिम्मत? मैं तो मनोज के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं तो पढ़ी लिखी होकर भी शगुना के आगे कुछ नहीं। क्या हूँ मैं? एक जीती जागती इंसान या एक खिलौना जिसे चलाने वाला रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है? उमा स्वयं के विचारों में बुरी तरह से उलझी थी। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मनोज उठकर अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। उमा उससे कुछ ना कह सकी, पर वो अजीब सी कश्मकश में थी। थोड़ी देर में माजी भी आ गई। उमा की खराब तबीयत की वजह समझ आते ही माजी खुशी से फूली नहीं समाई और बोली, मैं जानती थी ऐसा ही होने वाला है। देवी माँ मुझे निराश नहीं करेगी। उसने तो रात ही को मुझे ध्यान में बता दिया था कि मेरे घर पोता आने वाला है। अपनी तीव्र इच्छाओं की पूर्ति की खबर सपने या कल्पना में अपने इष्ट देवी देवता से सुनी ईश्वर वाणी नहीं, बल्कि अपने ही मन का बुना भ्रम जाल है। ये बातें माजी नहीं समझती थी। उमा की पिछली प्रेगनेंसी में भी देवी ने उन्हें सपने में आकर पोते की खबर दी थी, जो बाद में निर्मूल सिद्ध हुई। मैं गीता को फोन कर देती हूँ, वो समय पर जांच कर लेगी। माँ की बात सुन मनोज की निर्विकार भाव से उमा की ओर देखा। उमा के मन की पीड़ा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, जिसे समझकर भी वो कुछ न कह सकी। उमा को तीसरा महीना चढ़ रहा था। माजी ने उमा की सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और परिणाम अनुकूल न होने पर गिराने का इंतजाम भी पुख्ता था। वैसे तो हमारे देश में लिंग परीक्षण अपराध की श्रेणी में आता है, मगर कुछ अतिरिक्त सुविधा शुल्क देकर कौन सी ऐसी सुविधा है जो खरीदी नहीं जा सकती है। उमा के साथ क्लिनिक में मनोज को ना भेजकर माजी स्वयं जा रही थी, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा ना था। कहीं उमा की बातों में आकर पलट गया तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। उमा की सोनोग्राफी हो चुकी थी। आशाओं पर एक बार फिर पानी फिर गया था, मगर वो नियति के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं थी। जैसे जैसे गर्भपात का समय पास आ रहा था, उमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका अंतर्मन चित्कार रहा था, मत होने दे ये अनर्थ उमा, बहुत हुआ। कब तक यूं अपने ही खून की हत्याओं का पाप ढोती रहेगी? क्या तू शगुना से भी गई गुजरी है? जब वो अपनी कोख की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग सकती है, तो तू क्यों नहीं? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा यही ना कि तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, मगर अपनी बच्ची को कम से कम जीवित तो देख पाएगी। वो नन्ही सी जान पूरी तरह से तुझ पर आश्रित है। सोचती होगी कि मैं अपनी माँ की कोख में सुरक्षित हूँ। मेरी माँ है तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। चैन से सोई होगी वो। क्या बीतेगी उस पर जब जानेगी कि अपनी कोख में सहेजने वाली माँ ही आज प्राणघातनी बनी हुई है। मत कर ऐसा अन्याय उसके साथ। आज मनोज के प्यार की भी परीक्षा होने दे। हर बार गलत फैसलों के लिए मात्र सम्मान के नाम पर माँ के साथ खड़ा होने वाला आदमी क्या एक सही फैसले के लिए तेरे साथ नहीं खड़ा हो सकता? और अगर वो अभी तेरे साथ खड़ा नहीं हो सकता, तो फिर ऐसा पति से क्या उम्मीद करना? वो तेरे जीवन की किसी भी मोड़ पर तेरा साथ छोड़ सकता है। तू इतनी असक्षम भी नहीं कि अपनी बच्चियों का भार ना उठा सके। बस जरा सी हिम्मत कर उमा। उमा चलिए। नर्स की आवाज सुन उमा का शरीर जैसे काट हो गया। जैसे तैसे वो खड़ी हुई, मगर पाँव नहीं हिला पा रही थी। कंठ में फंसा निर्णय पूरे आवाज के साथ बाहर निकला। मनोज जिस क्लेश के आगे नतमस्तक था, वो आज पूरे उफान पर था। बहुएं घर बसाने के लिए होती है, उजाड़ने के लिए नहीं। मेरे वंश का खात्मा करने पर तुली हुई है ये। कह देती हूँ मनोज, या तो इसे समझा ले, वरना इसका हमसे कोई नाता नहीं रहेगा। माजी गुस्साई आवाज में बोली। ना रहे तो ना सही माजी, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मगर इस बार अपनी कोख पर आंच न आने दूंगी। मेरा निर्णय नहीं बदलने वाला। आगे जैसी आपकी मर्जी। मैं आज ही यहाँ से अपनी बेटी के लेकर चली जाऊंगी। उमा की वाणी और भाव दोनों शांत थे। अनवरत मानसिक द्वंद्वों की तूफान
एक निर्णय पर आकर ठहर गए थे। अब वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। कोई कहीं नहीं जाएगा माँ, उमा ने जो किया ठीक किया। मैं खुद भी यही चाहता था, मगर न जाने क्यों चाहकर भी साहस नहीं कर पा रहा था। अपनी 2 बेटियों की हत्या की ग्लानि अभी तक है मुझे, तीसरी को झेलने की शक्ति नहीं है मुझ में। हिम्मत करके मनोज बोला, ये क्या कह रहा है तू? इसके साथ साथ तेरा भी सिर फिर गया क्या? मरने के बाद कोई क्रिया कर्म श्राद्ध करने वाला भी नहीं होगा तेरा। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। माँ की बातें सुन। इस पर मनोज की सहन शक्ति जवाब दे गई। आत्मा की मुक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों से होती है, किसी कर्मकांड से नहीं। और आज एक बात कान खोलकर सुन लो माँ, अगर तुमने उमा की प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई भी बाधा खड़ी की या उसे किसी भी तरह का तनाव दिया, तो हमारी मुक्ति हो या ना हो, तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि फिर मैं तुम्हारे मरने पर ना तो तुम्हारा क्रियाकर्म करूंगा और ना ही पिंडदान। आज मनोज के दिल में फंसा बरसों का गुबार भी फूट बाहर निकला। माँ जी उसके जवाब से जड़वत रह गई। उमा, अगर तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ तो तुम्हारे साथ मैं भी ये घर छोड़ दूंगा। मनोज की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से उमा भावहीन हो गई और उसे लिपट कर रो पड़ी। आज उसकी सूनी गोद फिर हरी हो गई थी। आज उसने अपनी कोख के साथ अपने सुहाग पर भी अधिकार पा लिया था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।